हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 3 के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च के ऊपर। तो अब देखिए, आज की वीडियो में फाइनली हम लोग जो है, या फिर कह सकते हो ऑफिशियली हम लोग अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग को पता है, आप लोग के सब्जेक्ट का नेम है बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोग रिसर्च के बारे में काफी अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रिसर्च को हम लोग यहाँ पे डिजाइन किस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे अपना प्लेजियरिज्म। ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे इन दोनों को ही काफी अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। बाकी इसकी जो भी नोट्स है वो आपको हमारे ऐप इम्परफेक्ट फार्मेसी पर देखने को मिल जाएगी, तो वहां जाके आप इसकी नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे रिसर्च के बारे में, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको वर्ड से ही देखें तो यहाँ पे इसका देखिए वर्ड क्या बोल रहा है, री री मतलब दोबारा, और सर्च मतलब यहाँ पे कुछ ढूंढना, खोजबीन करना। तो अब देखो, एक चीज बहुत सिंपली समझो, रिसर्च में हम लोग करते क्या है। रिसर्च में हम लोग यहाँ पे किसी ऐसी चीज पर स्टडी करते हैं जो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है। मतलब आप एक समझो, एक वर्ड होता है डिस्कवर, ठीक है, एक होता है डिस्कवरी, एक होता है रिसर्च। डिस्कवरी में क्या होता है कि हम लोग कोई नई चीज को डिस्कवर करते हैं, किसी नई चीज की खोज करते हैं। और रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी नई चीज की खोज नहीं करते हैं, बल्कि जो नई चीज ऑलरेडी हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं उसके ऊपर और फर्दर स्टडी करते हैं, ताकि उसको और ज्यादा कह सकते हो बेटर बनाया जा सके, उसको और रिफाइन कर सकें, उसको और यूजफुल बना सकें। अब एक चीज समझो, रिसर्च हम लोग मेनली तभी करते हैं जब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अराइज हो। बेसिकली जैसे मान लो हमने कोई नई चीज डिस्कवर करी, ठीक है। अब उस नई चीज में अगर मान लो हमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो जब वो फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तब हम लोग यहाँ पे उसमें दोबारा से कुछ स्टडी करते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं रिसर्च। और दोबारा से स्टडी करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसको देखो, हम लोग बहुत बेटर और बहुत सिंपल एग्जांपल समझेंगे। जैसे आप लोगों को पता है, सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा जो फोन डिस्कवर हुआ था वो हमारा हुआ था टेलीफोन, ठीक है। मतलब सबसे पहले जो कह सकते हो कम्युनिकेशन का जो वे डिस्कवर हुआ था एक दूसरे से, वो हमारा हुआ था टेलीफोन के थ्रू, जिसको यहाँ पे 1876 में ही डिस्कवर कर लिया गया था। लेकिन अब एक चीज समझना, जब टेलीफोन डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या थी। अब ये देखो, ये टेलीफोन जो डिस्कवर हुआ ये थी डिस्कवरी। सबसे पहले ये समझना, ठीक है। ये हुई थी हमारी, क्या हुई थी, ये हमारी हुई थी डिस्कवरी, है ना। और जो कि बहुत यूजफुल डिस्कवरी हुई थी। मतलब यहाँ पे टेलीफोन से हम लोग क्या कर सकते थे, एक ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कर सकते थे जो कि हमसे बहुत दूर बैठा हो। और ये उस टाइम में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम में तो ये दूर दूर तक पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। तो जब टेलीफोन की डिस्कवरी हुई तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आविष्कार था। लेकिन अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जब यहाँ पे टेलीफोन यहाँ पे काफी ज्यादा यूज होने लगा, है ना, लोग एक दूसरे से बात करने के लिए टेलीफोन का यूज करने लगे, तो अब लोगों को धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम अराइज हुई कि यहाँ पे टेलीफोन बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन टेलीफोन इतना बड़ा होता था कि उसको यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं था। जैसे अब मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, अब वो अगर उसको किसी दूसरे पर्सन से बात करनी है तो जहां पे टेलीफोन होगा उसको वहीं जाके बात करनी होगी, है ना। वो टेलीफोन को एक जगह से दूसरी जगह जैसे पॉकेट में तो नहीं ले जा सकता। अब यहाँ पे ठीक है बैग वगैरह में, लेकिन वो काफी इनकन्वीनियंट था। मतलब बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या अराइज हुई कि भाई इस टेलीफोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकला, तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमारा डिस्कवर हुआ हमारा कीपैड फोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे कीपैड फोन आए, तो ये हमारा एक, अब देखिए यहाँ पे कीपैड फोन क्या था, ये कोई डिस्कवरी नहीं थी बल्कि ये रिसर्च थी, ठीक है। और ये हमने क्या हुआ, जब हमने टेलीफोन पे रिसर्च करी और इसको टेलीफोन को और बेटर बनाया, तो हमें यहाँ पे क्या, तो हमें यहाँ पे मिला हमारा सबसे पहला कीपैड मोबाइल फोन। अब ये क्या था, ये हमारा कह सकते हो रिसर्च का, कह सकते हो एक जो है कह सकते हो रिजल्ट था, है ना। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि जब यहाँ पे ये कीपैड फोन आया, तो अब इस कीपैड फोन में भी भाई देखिए, कीपैड फोन जब पहले पहले डिस्कवर हो तो लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हुई, है ना। लोग इसको कहीं भी ले जा सकते थे, एक दूसरे से आराम से बात कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो, लोगों को क्या हुआ कि बात करने के लिए तो कीपैड फोन काफी बेस्ट था, लेकिन अब लोगों ने सोचा कि यार फोन में कुछ और भी चीजें होनी चाहिए, है ना, सिर्फ बात करने के लिए क्यों फोन को इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे बात करने के लिए मान लो यहाँ पे नंबर डायल करने हो, तब तो कीपैड फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अगर कीपैड फोन में यहाँ पे मान लीजिए किसी को मैसेज करना हो, टाइपिंग करनी हो, या फिर कुछ और भी अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, तो वहां पे क्या होता था कि अगर आप लोग को थोड़ा बहुत पता हो, तो जैसे कीपैड में होता क्या था कि जैसे मान लीजिए ये 1 वाली की है, ठीक है, तो 1 में ही ABC ऐसे होता था। तो मान लो किसी को C टाइप करना है तो इसको 1 को 3 बार क्लिक करना होता था। मतलब यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो मैसेज टाइप करने में या फिर और भी कुछ अगर एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो फोन पे, तो वो सारी चीजें इस कीपैड फोन में पॉसिबल हो नहीं पा रही थी। अब इसी पे तब यहाँ पे क्या होगा कि इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इस फोन पे और रिसर्च हुई, और जब इस पे और रिसर्च हुई तो हमारा सबसे
पहले निकल के आया हमारा स्मार्टफोन, ठीक है। अब इस स्मार्टफोन में क्या था, अब इस स्मार्टफोन में यहाँ पे टच डिस्प्ले थी। यहाँ पे जो है इंसान बहुत इजिली जो है टच करके कुछ भी मैसेज टाइप कर सकता था। इस पे गूगल सर्च का ऑप्शन आ गया, इस पे नेट चल सकता था, इस पे सारी चीजें हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्मार्टफोन की डिस्कवरी हुई। अब यहाँ पे देखिए इसी को और ज्यादा इस पे रिसर्च करेगी, ठीक है। इस पे इसको और ज्यादा डिफाइन करने के लिए क्या हुआ हमारे यहाँ पे आज के दिन में, जैसे सबसे पहले जो स्मार्टफोन आया था उसमें क्या था, उसमें डिस्प्ले काफी बीच में छोटी सी होती थी, है ना। उसमें ये सारे जो बटन थे, हालांकि ये थे टच वाले ही, लेकिन ये अलग से दिए होते थे। अब आज के दिन में आप लोग को पता है, आज के दिन में क्या है, स्मार्टफोन में पूरी पूरी डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले के अंदर ही बटन होती है, डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा होता है। जैसे पहले कैमरा वैमरा अलग होता था, अब यहाँ पे देखो अब इसी को और एडवांस कर दिया गया। आजकल हमारे पास क्या, आजकल हमारे पास फोल्डेबल फोन आ गए हैं, है ना। फोल्डेबल में भी देखो अब यहाँ पे सबसे पहले डबल फोल्ड फोन आए, अब यहाँ पे तो सैमसंग ने ट्रिपल फोल्ड फोन निकाल दिया है। तो मतलब यहाँ पे देखो वही चीज है कि यहाँ पे रिसर्च करते करते क्या हुआ, रिसर्च करते करते यहाँ पे कितना एडवांस हो गया आज के दिन में स्मार्टफोन। तो उसी तरीके से यहाँ पे मेडिकल फील्ड में भी, हमारी यहाँ पे फार्मेसी फील्ड में भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी हम लोग यहाँ पे मान लो कोई बीमारी है, ठीक है, तो उस बीमारी के लिए क्या होता है कि उस बीमारी के लिए मान लो हमारी कैंसर के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रग ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या हुआ, एक एंटी कैंसर ड्रग डेवलप करी, ठीक है। लेकिन अब बाद में हमने देखा कि जो एंटी कैंसर ड्रग हमने डेवलप करी है ये ठीक ठाक काम तो कर रही है, लेकिन बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं शो कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी पे रिसर्च चलती रहती है, चलती रहती है। फिर हम लोग यहाँ पे इसके और बेटर वर्जन डिस्कवर करते हैं, है ना। इसके जैसे यहाँ पे अगर आप लोग को पता हो, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इसकी फर्स्ट जनरेशन आती है, सेकंड जनरेशन आती है बहुत सारी दवाओं की। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए रिसर्च के थ्रू क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे और बेटर और यूजफुल दवाओं को डिस्कवर कर पाते हैं। तो यही सारी चीजें होती है रिसर्च। अब रिसर्च आप सिंपली समझो कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे किसी नई चीज पे, जैसे मान लो किसी बीमारी पे अगर कोई पहली ड्रग डिस्कवर हुई तो वो है डिस्कवरी, लेकिन अब उसी ड्रग को अगर और बेटर करने के लिए जो है कह सकते हो उस पर स्टडी चल रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रिसर्च। आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक बेसिक प्रिंसिपल समझ पाए होंगे। बाकी अब यहाँ पे हम समझो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे किसी ऐसी चीजों पे स्टडी करते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, और ये बहुत ही केयरफुल और ऑर्गेनाइज स्टडी होती है ताकि हम लोग यहाँ पे कुछ न्यू नॉलेज या फिर कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई कर पाए। अच्छा देखो ये सारी चीजें अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि जैसे रिसर्च में हम लोग यहाँ पे ये भी करते हैं कि मान लो कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जैसे किसी ने बोल दिया कि ये चीज ऐसे होती है, तो उसका प्रूफ भी हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। जैसे कभी कभी, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग समझो, तो जो हिस्टामीन है, ठीक है, हिस्टामीन क्या करता है, हिस्टामीन यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जब यहाँ पे डिस्कवरी हुई तो पता चला कि हमारी बॉडी में जो एलर्जी होती है वो हिस्टामीन की वजह से होती है। अच्छा हमें ये पता था कि हिस्टामीन तभी काम करता है जब वो H1 रिसेप्टर पे बाइंड करता है। आप लोगों को पता होगा कि H1 रिसेप्टर पे जब अपना हिस्टामीन बाइंड करता है तभी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। तो पहले साइंटिस्टों ने ये डिस्कवर कर लिया कि एलर्जी हिस्टामीन की वजह से होती है, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे उनके पास कोई बहुत ज्यादा ऐसा प्रूफ नहीं था। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए क्या हुआ, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे यहाँ पे इस पे जो है रिसर्च हुई और ज्यादा स्टडी चली, और यहाँ पे देखा गया कि हमने यहाँ पे जब कोई ऐसी ड्रग डिस्कवर करी जिसने यहाँ पे इस H1 रिसेप्टर को ब्लॉक किया, तो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते ही क्या हुआ कि एलर्जी वाली प्रॉब्लम्स भी दूर होने लगी। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर इसको ब्लॉक करने से, ठीक है, हमारी एलर्जी की प्रॉब्लम दूर हो गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि हिस्टामीन यहाँ पे जब इस पे बाइंड हो रहा था तभी एलर्जी हो रही थी, क्योंकि हमने जब इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टामीन इस पे बाइंड नहीं हो पाया और एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो पाई। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई भी करता है। अब यहाँ पे देखो रिसर्च का अगर आप लोग बहुत बेस्ट एग्जाम्पल समझो, तो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, तो जो हमारा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है, तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स में हमारी दो क्लासेज होती हैं। एक होती है फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स, ठीक है, और एक होती है हमारे यहाँ पे सेकंड जनरेशन ड्रग्स। तो अब यहाँ पे देखो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन ड्रग होती हैं, तो उनमें प्रॉब्लम क्या निकल के आई कि जो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स हैं, ठीक है, ये हमारा एलर्जी को तो ट्रीट कर दे रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा सिडेशन कॉज कर रही थी। मतलब कि इसको खाने से क्या हो रहा था कि जो पेशेंट है उसको थोड़ी सी नींद आ रही थी, है ना, पेशेंट को काफी स्लीपीनेस फील हो रही थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे ये देखा गया कि फर्स्ट जनरेशन वाली जो ड्रग है, ठीक है, ये हमारा एलर्जी तो ट्रीट कर दे रही है लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी निकल के आ रहे हैं, तो इस पे थोड़ी और स्टडी की गई, और जब इस पे और स्टडी की गई तब यहाँ पे पता चला कि एक्चुअल में ये जो साइड इफेक्ट है, ये फिर ये जो सेडेशन है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जा रही है, और ब्लड ब्रेन बैरियर को जब यहाँ पे ये क्रॉस कर जा रही है तो कहाँ पहुंच जा रही है, हमारे सीएनएस पे, और सीएनएस पे जब ये अपना एक्शन शो कर रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को सिडेशन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे रिसर्च हुई तब पता चला, तो यहाँ पे जब पता चला तो हमारी सेकंड जनरेशन की ड्रग्स डेवलप की गई, जो कि यहाँ पे क्या था, जो कि यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर को लेस लाइकली क्रॉस कर पा रही थी, जिसकी वजह से क्या था, जिसकी वजह से यहाँ पे सिडेशन काफी कम हुआ। तो यहाँ पे देखिए रिसर्च की वजह से क्या हुआ, हमें यहाँ पे हमारी नॉलेज यहाँ पे इंप्रूव हुई और हमने जो है एग्जिस्टिंग ड्रग को इंप्रूव किया, ठीक है। जैसे नॉलेज क्या गेन हुई कि हमने यहाँ पे
ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से हमारा एक्शन आ रहा है, ये नॉलेज गेन हुई। और यहाँ पे सेकंड जनरेशन ड्रग्स जो हमने डिस्कवर करी है, हमारी एग्जिस्टिंग ड्रग यहाँ पे इंप्रूव हुई। तो देखिए रिसर्च में ये सारी चीजें होती हैं, और आई नो थोड़ा इंट्रोडक्शन पे ज्यादा टाइम गया, बट अब यहाँ पे सारी चीजें आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च हमारा न्यू फैक्ट्स और थ्योरीज को डिस्कवर करता है, और ये हमारे ओवरऑल नॉलेज को यहाँ पे एक्सपैंड करता है। सिंपल सी बात है, जब हम लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं तो हमें नई नई चीजें पता चलती है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हमें ट्रिपल बी के एक्शन के बारे में पता चला। उसके बाद देखिए सेकंड, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं तो हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग चीजें होती हैं, फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम लोग यहाँ पे इंप्रूव करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि हमारा टेलीफोन से कीपैड फोन आया, कीपैड फोन से स्मार्टफोन से भी हमारे यहाँ पे फोल्डेबल फोन आ गए, आज के दिन में आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी एग्जिस्टिंग चीजें यहाँ पे इंप्रूव हो रही हैं। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जैसे सिंपल सी बात है कि रिसर्च हम लोग तभी करते हैं जब कोई प्रॉब्लम अराइज होती है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होती है उसको मद्देनजर, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे रिसर्च स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व होती है, हमें देखने को मिलती है। अब उसके बाद देखिए बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे देखिए वही चीज है कि जैसे हम लोग को जब यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, ठीक है, तो उस बड़े डिसीजन को लेने से पहले भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उस पर थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं, और रिसर्च के बेसिस पे जो साइंटिफिक एविडेंस हमें मिलता है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जो है अपने डिसीजंस लेते हैं। और इनोवेशन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा रिसर्च की वजह से जो है न्यू ड्रग्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड। सिंपल सी बात है, जैसे हमारा सेकंड जनरेशन ड्रग डेवलप हुई, वो न्यू ड्रग हो गई। हमारे नए नए स्मार्टफोन आ गए, ये न्यू टेक्नोलॉजी हो गई। और इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे इंप्रूव चीजें, जैसे सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पे जैसे मान लो जो हमारा फोन डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई। जैसे इसको हम लोग यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे, तो इससे यहाँ पे थोड़ा सा काफी इजी हो गया जो है कम्युनिकेशन का वे, है ना। और हमारा जो न्यू जनरेशन की ड्रग्स डेवलप होती हैं वो और इफेक्टिवली काम करती हैं, काफी लेस उनके जो है हमें एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंप्रूव होती हुई देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे नीड ऑफ रिसर्च की बात करें, जो कि आप लोग के सिलेबस में भी स्पेसिफिकली दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे आप लोग अगर देखिए तो आप लोग के सिलेबस में दो चीजें दे रखी है, एक है नीड फॉर रिसर्च और एक है नीड फॉर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब देखो, नीड फॉर रिसर्च में तो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, बाकी नीड फॉर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि जैसे रिसर्च जब हम लोग करते हैं तो रिसर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च करने के लिए भी हमें सबसे पहले एक डिजाइन बनानी पड़ती है, एक कह सकते हो एक हमें प्लॉट तैयार करना पड़ता है कि हम लोग यहाँ पे कैसे रिसर्च करेंगे, है ना। एक हमें जो है ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। तो वहां पे उस ब्लूप्रिंट को तैयार करने की क्या जरूरत है, वो सारी चीजें भी हम लोग थोड़ा बहुत इसी में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीड ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा नॉलेज गैप फील होता है। जैसे यहाँ पे अब आप एक चीज समझो, जब कोविड-19 सबसे पहले पहले आया था, ठीक है, तो क्या था, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था कि ये कैसा वायरस है, किस तरह का वायरस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे उस कोविड-19 पे रिसर्च करी है ना, उस पर स्टडी करी, तो हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे किस तरीके से काम करता है, और उसके बेसिस पे हमने क्या हुआ, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे अपनी जो है वैक्सीन को डेवलप करे। और उसके बाद देखिए टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग थ्योरीज। तो यहाँ पे वही चीज है कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पे पहले थ्योरी क्या थी कि हिस्टामिन जो है एलर्जी कॉज करता है, लेकिन ये प्रूफ कब हुआ, ये प्रूफ तब हुआ जब H1 ब्लॉकर्स ने एक्चुअल में सिम्टम्स को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो हमें पता चला कि हाँ एक्चुअल में हमारा हिस्टामिन जो है एलर्जी कॉज करता है। एंड उसके बाद देखिए टू इम्प्रूव प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे भी जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो हमारी ड्रग्स हैं उनको और बेटर तरीके से जो है डेवलप करते हैं, उनकी और बेटर फॉर्मुलेशन बनाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिन थी वो सेडेशन कॉज कर रही थी, तो हमने सेकंड जनरेशन बनाया जो कि यहाँ पे सेडेशन को काफी कम कर दिया। उसके बाद टू डेवलप न्यू सोल्यूशंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्च से हम लोग यहाँ पे जब हम लोग किसी चीज पे स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे कोविड-19 पे जो हमने रिसर्च करी, तो हमने क्या हुआ, कोविड-19 पे रिसर्च करके हमने यहाँ पे वैक्सीन डेवलप करी उस न्यू वायरस के लिए। उसके बाद देखिए टू फेस न्यू चैलेंजेस। अब यहाँ पे जैसे जब हम लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो रिसर्च करते समय हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो न्यू प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लो कोई नई डिजीज आ गई, कोई टेक्नोलॉजी इशू आ गया। अब जैसे देखो कोविड-19 क्या है, कोविड-19 है तो एक वायरस ही, ठीक है, तो उस वायरस का बेसिस ऑलरेडी हमने डिस्कवर कर लिया था। अब उस बेसिस को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे उस पर और स्टडी करी और हमें पता चला कि अच्छा ये कैसे काम करता है, और उसके हिसाब से हमने वैक्सीन और ट्रीटमेंट डेवलप किए। उसके बाद देखिए टू सपोर्ट पॉलिसी एंड प्लानिंग। अब यहाँ पे देखिए जैसे गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसी आपको आती है, जैसे मिड डे मील होती है। मिड डे मील में क्या होता है, जो स्कूल में बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे मील मिलती है ना, दोपहर का खाना मिलता है। और उसके बाद देखिए और भी बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज चलती हैं। तो उन गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी कैसे डिजाइन किया जाता है, डिजाइन ऐसे किया जाता है कि पहले रिसर्च करी जाती है कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है। जैसे पोलियो वैक्सीन की जो पॉलिसी चली थी, ठीक है, प्रोग्राम चला था, तो वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे इंडिया में लोग किस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, और उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करती है। तो ये सारी चीजें हमारी रिसर्च की कह सकते हो एप्लीकेशन या फिर नीड में आ जाती हैं।
अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिसर्च डिजाइन के बारे में, तो देखिए रिसर्च डिजाइन का क्या मतलब है। रिसर्च डिजाइन का मतलब है कि जब आप लोग यहाँ पे रिसर्च करने वाले हो किसी चीज पे, मान लो आप लोग स्टडी करने वाले हो, तो कैसे करोगे, है ना। जैसे किन बातों को ध्यान में रखोगे, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे। तो वहां पे देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करें तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है कि ओवरऑल प्लान या फिर ब्लूप्रिंट होता है स्टडी का, जो कि बताता है कि हम लोग यहाँ पे जो भी डाटा होगा उसको कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे और कैसे उसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। जैसे डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, रिसर्च हमने कर ली, लेकिन कैसे उससे हम लोग यहाँ पे रिजल्ट पता लगाएंगे, कैसे उसको इंटरप्रिटेट करेंगे। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हमारी रिसर्च डिजाइन में इंक्लूड होती हैं। और ये बेसिकली सिंपली समझ लो एक स्ट्रेटजी होती है जो कि गाइड करती है हमारी पूरी रिसर्च प्रोसेस को। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमारा इंश्योर करता है एक्यूरेसी और वैलिडिटी को। जैसे देखिए, जब हम लोग यहाँ पे रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करते हैं तो पहले से ही हम लोग यहाँ पे ध्यान में रख लेते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, कौन कौन से एरर हो सकते हैं। तो उनको पहले से ही हम लोग यहाँ पे एक पेपर पे जितना रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कुछ कुछ चीजें तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल करने पे ही पता चलती हैं, लेकिन एक पेपर पेन पे भी हम लोग यहाँ पे जब कई बार चीजों को लिखते हैं तो हमें यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी और वैलिडिटी इंश्योर होती है, एरर मिनिमाइज होती है ना। रिसर्च को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है कि यहाँ पे रिसर्च एक्चुअल में कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, कहीं हम लोग फर्जी चीजें ना करने लग जाए, एक्स्ट्रा टाइम ना जाए, एक्स्ट्रा पैसा ना जाए। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है इस रिसर्च को डिजाइन करते समय। और यहाँ पे देखिए जो भी रिसर्च हमारी वो सिस्टमैटिक और एफिशिएंट हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे रिसर्च डिजाइन की बात करें तो हमारी बहुत सारे टाइप की रिसर्च डिजाइन हो सकती है। लेकिन अब अगर आप लोग अपना सिलेबस देखिए तो आप लोग के सिलेबस में देखिए दिया गया है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है एक्सपीरियंशियल डिजाइन टेक्निक। अब देखो, मैं आप लोग को सच बता रहा हूं, ये कोई भी ऑफिशियल डिजाइन टेक्निक है ही नहीं। मतलब रिसर्च में एक्सपीरियंशियल डिजाइन टेक्निक नाम का कोई ऑफिशियल वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता है। लेकिन देखिए, अब क्या बोला चाहिए, सिलेबस डिजाइन करने वाले एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक ही होगा, ठीक है। आप कहीं भी देखेंगे, ठीक है, ज्यादातर लोगों ने भी इसको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक, ज्यादातर बुक्स में भी आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सिलेबस में एक्सपीरियंशियल डिजाइन टेक्निक दिया हुआ, जो कि एक्चुअल में ऑफिशियल कोई भी डिजाइन टेक्निक है नहीं, ठीक है। इसका जिक्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। बाकी इसको अगर आप लोग ऐसे सर्च करोगे तो कुछ आप लोग को बना के डेफिनेशन मिल जाएगी कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, बट एक्चुअल में ये कोई ऑफिशियल रिसर्च डिजाइन टेक्निक नहीं है। जो ऑफिशियल है वो कौन सी है, वो है हमारी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक, जो कि इससे काफी मिलती जुलती टर्म है और ज्यादातर बुक्स और टेक्स्ट बुक में भी आप लोग को यही देखने को मिलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को कवर करेंगे। तो अब देखिए, अब अगर हम लोग इसको देखें तो इसके बेसिस पे हमारे जो सिलेबस उसमें यही जो है डिजाइन टेक्निक दी हुई है, जो कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बात करें अगर हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक के बारे में, तो अब देखो, अब इसको हम लोग पढ़े, इससे पहले हम लोग यहाँ पे इसका कुछ बेसिस समझ लेते हैं कि आखिर ये करते क्या है। देखो, अगर आप लोग इसको बहुत सिंपली समझो, ठीक है, तो हम लोग करते क्या है। देखो, इसमें सबसे पहले तो ये समझो कि हम लोग जनरली क्या करते हैं। हम लोग जनरली जो है किसी नई दवा पे जो है कह सकते हो अपना रिसर्च परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब नई दवा आप लोगों को पता है कि एकदम नई तो होगी नहीं। जैसे यहाँ पे मान लो हम लोगों ने कोई एंटी कैंसर ड्रग डेवलप करी, जो कि हमने कोई न्यू या फिर बेटर फॉर्मुलेशन डेवलप करी है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने पहली बार कोई एंटी कैंसर ड्रग डेवलप करी है, बल्कि एंटी कैंसर ड्रग पहले भी थी, लेकिन हमने मान लो कोई अच्छी फॉर्मुलेशन डेवलप करी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रिसर्च करनी है कि ये जो फॉर्मुलेशन हमने डेवलप करी है, क्या ये बेटर है कि नहीं है, या फिर क्या ये बहुत अच्छे से अपना काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो अब इसके लिए हम लोग इसमें देखिए करते क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक है, इसमें हम लोग रैंडमली क्या होता है, रैंडमली हम लोग कुछ पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो हमने 100 पेशेंट को सिलेक्ट किया अपने रिसर्च के अंदर, ठीक है। अब ये 100 पेशेंट किसके होंगे, कैंसर के ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो हम लोग करते क्या है, इन 100 पेशेंट को रैंडमली हम लोग यहाँ पे 50-50 के ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। बहुत ध्यान समझना, रैंडमली करते हैं। ये नहीं कि हमने किसी जो है पहले 50 को जो है एक्सपेरिमेंटल में कर दिया, पहले 50 को, फिर दूसरे 50 को कंट्रोल में कर दिया। मतलब 2 ग्रुप बनाते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब इन दोनों ही ग्रुप में हमारे 50-50 पेशेंट हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। मतलब अब यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, जितने भी पेशेंट आप लोग लेने वाले उसका हाफ हाफ करोगे, ठीक है। मान लो हमने 100 लिया तो 50-50, 200 लिए तो 100-100 कर दो। तो अब देखो, ये हम लोग करेंगे बहुत रैंडम बेसिस पे। अब रैंडमली कैसे करते हैं, इसको हमने ऑलरेडी रैंडम सैम्पलिंग में देखा हुआ था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो है कह सकते हो पर्ची के थ्रू कर सकते हैं ना। हम लोग यहाँ पे ऐसा पर्ची बना के डाल सकते हैं, ऐसा निकाल सकते हैं कि हाँ ये पेशेंट इसमें जाएगा, ये पेशेंट उसमें जाएगा। तो बेसिकली आप ये समझो कि हम लोग बिल्कुल रैंडम बेसिस पे करते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि जो पहला 50 का ग्रुप है, जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसको तो हम लोग यही वाले ड्रग देते हैं। मतलब इसको हमने जो नई ड्रग डेवलप करी ये देते हैं। लेकिन जो दूसरे 50 पेशेंट का ग्रुप होता है, इसको हम लोग क्या देते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे प्लेसिबो देते हैं। मतलब इनको हम लोग यहाँ पे ऐसी दवा देते हैं जिसके अंदर एपीआई नहीं होता है। प्लेसिबो आप लोग को पता है ना, प्लेसिबो क्या होता है। प्लेसिबो हमारी ऐसी दवा होती है जिसके अंदर एक्सिपिएंट तो होता है लेकिन एपीआई नहीं होता है। मतलब एक्चुअल में वो दवा नहीं होती है, बस दवा जैसी दिखती है ना, कह सकते हो फेक ड्रग। तो
अब यहाँ पे देखो एक चीज समझना, हम लोग इन पेशेंट्स को ये बताते भी नहीं कि किसको दवा दी जा रही है और किसको प्लेसिबो दिया जा रहा है। हम लोग बिल्कुल रैंडम बेसिस पे करते हैं, है ना। पेशेंट्स को हम लोग ये तक नहीं बताते कि किन पेशेंट्स को किस 50 ग्रुप को हमारा जो है प्लेसिबो मिल रहा है, किस 50 ग्रुप को एंटी कैंसर ड्रग मिल रही है। बस यहाँ पे ये सारी चीजें हमारे रिसर्चर को पता होती हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को परफॉर्म करते हैं। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 50-50 के ग्रुप में डिवाइड करके एक को हम लोग यहाँ पे प्लेसिबो देते हैं, एक को हम लोग यहाँ पे अपनी नई दवा देते हैं। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद हम लोग यहाँ पे डाटा कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जिन पेशेंट्स को हमने एंटी कैंसर ड्रग दी है, जो कि हमने नई डेवलप करी है, क्या वो पेशेंट जो है क्योर हो रहे हैं, क्या उन पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट हमें दिख रहा है। क्योंकि देखो प्लेसिबो वालों में तो नहीं दिखेगा, सिंपल सी बात है। अगर एंटी कैंसर वालों में दिख गया तो इसका मतलब हमारी दवा काम कर रही है, और अगर एंटी कैंसर वाले में भी नहीं दिखा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पे ये दवा जो है इफेक्टिव नहीं है। तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रिसर्च परफॉर्म करते हैं। अब देखो जैसे कभी कभी हम लोग ये भी करते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्लेसिबो की बजाय जो हमारे पास ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड ड्रग होती है, मतलब जो पहले से जो दवा थी मार्केट में, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारा एक इम्प्रूव्ड फॉर्मुलेशन है, ठीक है। तो इसका जो एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन था कभी कभी हम लोग यहाँ पे उससे भी कंपेयर करते हैं, बट एक्चुअल में जो हमारा थ्योरी या फिर जो ऑफिशियल मेंशन होता है वो हमारा प्लेसिबो का ही होता है। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए जो है करते हैं। बाकी आप ये समझो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, एक टाइप का रिसर्च डिजाइन होता है जिसमें हमारे पास यहाँ पे, अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे दो वेरिएबल भी होते हैं। एक होता है हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट, और एक होता है हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखो इंडिपेंडेंट हमारा होता है यही ड्रग, ये जो ड्रग होती है ये हमारी होती है इंडिपेंडेंट, और इस ड्रग की वजह से जो इफेक्ट आता है वो होता है डिपेंडेंट। अब सिंपल सी बात है, आप सिंपली समझो कि जब आप लोग यहाँ पे दवा दोगे तभी तो इफेक्ट आएगा। तो इफेक्ट क्या है, दवा पे डिपेंड कर रहा है, यानी ड्रग क्या है, ड्रग एक कॉज है और इफेक्ट जो है उसका इफेक्ट है, सिंपल सी बात है। तो अब ये समझो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लोग दवा की जो डोज है उसको कम ज्यादा कर सकते हो, और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप लोग चेंज करोगे तो इफेक्ट या फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि हमारा जो रिसर्च है वो मैनिपुलेट करता है वन वेरिएबल। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना। तो किसको चेंज करता है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको यहाँ पे रिसर्चर जो है मैनिपुलेट कर सकता है, ताकि जो उसका इफेक्ट है वो यहाँ पे वो चेक कर सके कि मैनिपुलेट चेंज करने पे इसके इफेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। अब देखिए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमने ऑलरेडी जो है रिग्रेशन में देखा था। इसमें क्या होता है, कॉज हमारा क्या होता है, कॉज हमारा होता है ड्रग, ठीक है। जब ड्रग हम लोग देंगे, ठीक है, तो ड्रग हमारा कॉज हो गया, और इसकी वजह से जो इंप्रूवमेंट आता है वो हो जाता है इफेक्ट, है ना। तो जितना आप लोग यहाँ पे ड्रग की डोज में चेंजेस करोगे, इंप्रूवमेंट में भी वैसा ही हमारा चेंज देखने को मिलेगा। तो इंप्रूवमेंट क्या है, हमारा डिपेंडेंट है किस पे, ड्रग पे, ठीक है। तो ड्रग हमारा इंडिपेंडेंट या फिर कॉज हो गया, और डिपेंडेंट हमारा हो गया इफेक्ट या फिर इंप्रूवमेंट। अब इसके अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट की बात करें कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो सिंपल सी बात है, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि होता है हमारा ड्रग जैसे जनरली, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि हमारा इफेक्ट होता है, जो कि हमारा जैसे मान लो किसी पेन को दूर करने के लिए आप लोग यहाँ पे दवा दे रहे हो, तो पेन रिलीफ क्या हो गया, उसका इफेक्ट हो गया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ये हमारा क्या करता है, ये हमारा ट्रीटमेंट रिसीव करता है, मतलब ये हमारा वो ग्रुप होता है जो कि एक्चुअल में दवा को रिसीव करता है। और एक हमारा होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, प्लेसिबो या फिर इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है ना। सिंपल सी बात है, प्लेसिबो में क्या होता है, प्लेसिबो का मतलब कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल देखिए क्या होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है मैनिपुलेशन। सिंपल सी बात है, जो रिसर्च है वो रिसर्चर होता है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करता रहता है। मतलब यहाँ पे देखिए जो ड्रग की डोज है ये थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंज करी जाती है, ठीक है, बीच बीच में। और उसके बाद कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल यहाँ पे जो भी हमारे अदर फैक्टर्स हैं उनको कैप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पे जैसे अब जो हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है, इसको यहाँ पे कांस्टेंट रखा जाता है, इसमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। इनको जैसे प्लेसिबो ही हम लोग देंगे, इनमें तो इस प्लेसिबो में तो हम लोग कोई चेंज करेंगे नहीं, है ना। चेंज तो हम लोग अपनी इस ड्रग में ही करेंगे जो कि हम लोग यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को दे रहे हैं। उसके बाद देखिए रैंडमाइजेशन। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब वही हमारे पेशेंट है, इनको हम लोग बहुत रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। ये नहीं कि हमने किसी पर्टिकुलर 50 पेशेंट को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाला, किसी पर्टिकुलर 50 को कंट्रोल में डाला, बहुत रैंडमली हम लोग यहाँ पे असाइन करते हैं। और कंपैरिजन किसके बीच में होता है, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के बीच में हमारा कंपैरिजन देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो अब स्टेप्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, कि हमें पता लगाना है कि हम लोग किस बेसिस, मतलब किस चीज पे हम लोग रिसर्च करने वाले हैं, है ना। किस कह सकते हो किस बीमारी पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, या फिर कौन सी दवा पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। सबसे पहले हमने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया। देखिए रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में हम लोग सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब हाइपोथेसिस दो टाइप की होती है नल, एक होती है अल्टरनेट। अब देखो जैसे अब अगर मान लो हम लोग जब कोई नई दवा डेवलप करते हैं तो वहां पे नल हाइपोथेसिस क्या बनती है, आप लोग को याद हो तो एच नॉट क्या बनता है, एच नॉट बनता है कि देयर इज नो डिफरेंस। मतलब कि जो आप लोग इम्प्रूव्ड दवा बना रहे हो, ठीक है, उसमें
और कह सकते हो जो प्लेसिबो है या फिर कह सकते हो जो पहले का हमारा ड्रग थी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अल्टरनेट क्या बनेगी, अल्टरनेट बनेगी कि जो न्यू ड्रग हमने डेवलप करी है वो यहाँ पे ज्यादा बेटर तरीके से पेन को इफेक्ट जो है रिलीव कर रही है प्लेसिबो के कंपेयर में। और नल क्या बनेगी कि न्यू ड्रग और प्लेसिबो में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही काम करती हैं। उसके बाद देखो सिलेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे पेशेंट होंगे उनको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रैंडमली हम लोग ग्रुप को असाइन करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे, फिर हम लोग यहाँ पे डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे स्टेटिस्टिकली। अब डाटा को कैसे स्टेटिस्टिकली एनालाइज करेंगे, उसके लिए हमारे पास पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। उनको हम लोग अप्लाई करेंगे, रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करेंगे और यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, मतलब पता लगाएंगे कि क्या हमारा रिजल्ट निकला है। अब देखिए टाइप्स ऑफ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के भी यहाँ पे 3 टाइप होते हैं। एक होता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब देखो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का। अब इसमें ये समझो कि जो प्री एक्सपेरिमेंटल होता है इसमें ना तो हम लोग यहाँ पे सब कह सकते हो, ना तो हम लोग यहाँ पे रैंडमाइजेशन करते हैं। जैसे देखो इसमें सबसे पहली बात सिंपली समझो, इसमें कंट्रोल ग्रुप होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब कंट्रोल ग्रुप ही नहीं होगा तो कौन सा रैंडमाइजेशन, भाई सिंपल सी बात है, जब आप लोग को सारे पेशेंट यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ही डालने हैं तो कैसे रैंडमाइजेशन करोगे। तो सिंपल सी बात है कि इसमें यहाँ पे कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, रैंडमाइजेशन नहीं अप्लाई होता है, और यहाँ पे स्टडी हमारी सिर्फ एक सिंगल ग्रुप पे कंडक्ट होती है। और यहाँ पे देखो एक चीज समझो, जैसे इसका नाम ही है प्री एक्सपेरिमेंटल, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा मतलब कह सकते हो मेन या फिर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, बल्कि इसको हम लोग यूज करते हैं प्रीलिमिनरी डाटा या फिर जो इनिशियल स्टडी होती है उसमें हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि थोड़ा सा कह सकते हो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि एक्चुअल में जो दवा है, ठीक है, उसका क्या कह सकते हो स्टेटस है ना, वो दवा किस तरीके से काम कर रही है। तो उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्टली पेशेंट्स को दवा देते हैं। इसमें कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, इसमें कंपेरिजन नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, जब कंपेरिजन नहीं होगा तो रिजल्ट हमारा थोड़ा सा लेस रिलायबल हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल की बात करें तो a new drug is given to one group of patient and their response is observed। तो ये हमारा हो गया प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो देखो ट्रू जैसा इसका नाम ही है, तो यहाँ पे वो सारी चीजें अप्लाई होती हैं जो कि हमने अभी तक देखी। इसमें क्या होता है, ये हमारा मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है। इसमें हम लोग यहाँ पे क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे डाटा को मैनिपुलेट भी करते हैं, मतलब जो ड्रग हम लोग दे रहे हैं उसके डोज में भी चेंज करेंगे। इसमें कंट्रोल ग्रुप भी होता है, इसमें रैंडमाइजेशन भी होता है, ठीक है। सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रैंडमली असाइन करते हैं, और यहाँ पे ये एक प्रॉपर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है। और इसमें हमारा जो है हाई इंटरनल वैलिडिटी जो है प्रोवाइड होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है 2 ग्रुप है, ठीक है। तो वहां पे एक कह सकते हो वैलिडेशन हमें मिल जाता है कि हाँ अब यहाँ पे जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से हो रही है, और जो डाटा मिलेगा वो भी हमारा वैलिड होगा। और इसका यूज हम लोग वाइडली करते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में। जब भी हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने जब कोई नई दवा डेवलप करी, तो वहां पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसी तरह का जो है कह सकते हो कैरिकुलम फॉलो करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक कंट्रोल ग्रुप लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं, एक को हम लोग यहाँ पे दवा देते हैं, एक को हम लोग प्लेसिबो देते हैं, फिर रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि डिफरेंस है कि नहीं है। अगर होता है तो यहाँ पे दवा को पास कर दिया जाता है। और एक होता है हमारे यहाँ पे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब यहाँ पे देखो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बात करें तो अब एक चीज समझना, जैसे देखो एक चीज समझो, जैसे मान लो हम लोगों ने कोई एंटी कैंसर ड्रग डेवलप करी, ठीक है। तो हम लोग उसको मान लो 100 पेशेंट पे टेस्ट कर रहे हैं। अब ये 100 पेशेंट होंगे किसके, भाई ये 100 पेशेंट होंगे तो कैंसर के ही ना। अब आप एक बात बताओ, कैंसर एक बहुत हार्मफुल डिजीज है ना, जानलेवा बीमारी है, इसकी वजह से पेशेंट की जान तक जा सकती है। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो इस कैंसर वाले पेशेंट्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी अगर कोई दवा है, जैसे मान लो हमने जो एंटी कैंसर ड्रग डेवलप करी जिसको हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं, ये एक इम्प्रूव फॉर्मुलेशन है। इम्प्रूव का मतलब क्या है कि ये इम्प्रूव है, यानी इससे पहले भी कोई ना कोई फॉर्मुलेशन एग्जिस्ट कर रही है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई एंटी कैंसर दवा है ही नहीं, ये हमने जो बनाई है बस इम्प्रूव्ड है ना, ये और बेटर तरीके से काम करती है। अब एक बात बताओ, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या बोलती है कि 50 यानी कि जो हाफ पेशेंट है उनको तो आप दवा दो, लेकिन हाफ को आप लोग प्लेसिबो दो, मतलब इनको दवा मिलेगी ही नहीं। अब एक बात बताओ, ये पेशेंट है कैंसर के, ठीक है। कैंसर के पेशेंट होने के बावजूद सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम लोग यहाँ पे इनको दवा ना दें और प्लेसिबो दें, तो क्या ये एथिकल है, क्या ये सही है? सही नहीं है। और इसीलिए देखिए इसी पे हमारा यहाँ पे आ जाता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली कह सकते हो हम लोग इसका यूज तब करते हैं जब जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वो या तो फीजिबल नहीं होती या तो एथिकल नहीं होती है। जैसे अगर मान लो कोई नॉर्मल बीमारी है, ठीक है, और उसके लिए आप लोग कोई दवा जो है टेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे तो चलो एक बार को प्लेसिबो दे सकते हो। मतलब अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि कह सकते हो फीटल नहीं है, या फिर कह सकते हो जो डेथ कॉजिंग नहीं है, है ना, तो वहां पे आप लोग दे सकते हो
कि चलो हमने एक ग्रुप को प्लेसिबो भी दे दिया, इससे जान नहीं चली जाएगी। लेकिन अगर कोई कैंसर का पेशेंट है और वहां पे अगर आप लोगों ने 50 पेशेंट को प्लेसिबो दी, तो ज्यादातर चांस है कि ये जो है कैंसर से मर सकते हैं, ठीक है, इनकी डेथ हो सकती है। तो उस केस में आप लोग यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो उस केस में हम लोग करते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो रैंडमाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें हम लोग दो अलग अलग सेटिंग्स में जो है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। जैसे जनरली मान लो हमने 2 हॉस्पिटल लिए, ठीक है, दोनों हॉस्पिटल में हमने 50-50 एंटी कैंसर पेशेंट को लिया। एक को हमने अपनी नई दवा दी और दूसरे को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया, लेकिन दूसरे को भी हमने ट्रीटमेंट दिया। ये नहीं कि दूसरे वाले पेशेंट या फिर दूसरे हॉस्पिटल के जो पेशेंट है उनको हम लोग प्लेसिबो दे रहे हैं, है ना, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो अपना इलाज ही तो करवाने आए, उनको हम लोग यहाँ पे प्लेसिबो थोड़ी देंगे, उनको भी यहाँ पे दवा मिलने का पूरा अधिकार है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज है कि अब यहाँ पे देखिए इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा एक बायस आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के कंपेयर में उतना बेटर नहीं हो पाता है। और ये मेनली जो है रियल लाइफ या फिर फील्ड सेटिंग में जो है यूज होता है। जब रियल लाइफ में हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तब हम लोग यहाँ पे क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का यूज करते हैं। जैसे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, क्लिनिकल ट्रायल में ज्यादातर यूज होता है ना। और जब एक्चुअल में जब हम लोग यहाँ पे रियल वर्ल्ड में जो है पेशेंट पे स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम लोग क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का ही यूज करते हैं, जहां पे प्लेसिबो नहीं देते, बल्कि हम लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ड्रग से कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कंट्रोल ग्रुप यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, अब जैसे कंट्रोल ग्रुप का मतलब क्या है, जब आप लोग प्लेसिबो दोगे तो होगा कंट्रोल ग्रुप। अब जब प्लेसिबो दे ही नहीं रहे हो, तो वहां पे कंट्रोल ग्रुप नाम का जो है टर्म भी नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। जब आप लोग दोनों को ट्रीटमेंट दे रहे हो, भले एक को स्टैंडर्ड दे रहे हो, भले एक को न्यू दे रहे हो, बट दे तो दोनों को रहे हो, तो वहां पे बेसिकली कह सकते हो कंपैरिजन ग्रुप हम लोग बोल सकते हैं, है ना। वहां पे कंट्रोल ग्रुप टर्म जो है नहीं एग्जिस्ट करता है। और रैंडमाइजेशन भी नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक हॉस्पिटल के पेशेंट को अलग दवा देंगे, दूसरे हॉस्पिटल के पेशेंट को हम लोग यहाँ पे अलग दवा देंगे, तो वहां पे हमने कोई रैंडमाइजेशन तो किया नहीं। रैंडमाइजेशन देखिए कब हो सकता है, जब यहाँ पे सेम हॉस्पिटल के हम लोग पेशेंट्स को ले, है ना। अब इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही बेटर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमारा एस्टेब्लिश होता है, हाई इंटरनल वैलिडिटी होती है, रिजल्ट हमारे साइंटिफिकली रिलायबल होते हैं, और वाइडली हमारा जो है ड्रग डेवलपमेंट और क्लिनिकल ट्रायल में हमारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का यूज किया जाता है। तो ये देखिए, ये हमने देखा अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्लेजियरिज्म के बारे में। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे प्लेजियरिज्म के बारे में, तो वैसे अगर हिंदी में इसका हम लोग नाम समझे, तो इसका हिंदी में मतलब होता है साहित्यिक चोरी। मतलब देखो, ये एक टाइप की चोरी होती है। अब कैसी चोरी होती है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसकी इस लाइन को पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं। Plagiarism is the act of using someone else's words, ideas, data, or work without proper acknowledgement and presenting it as one's own original work. देखो ये डेफिनेशन क्या कह रही है, ये डेफिनेशन कह रही है कि आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे किसी दूसरे के वर्ड, ठीक है, मतलब किसी दूसरे ने कोई वर्ड बोला, किसी दूसरे ने कोई आइडिया यहाँ पे अपने दिमाग में सोचा हो, किसी दूसरे ने कोई डाटा जनरेट किया हो, या फिर किसी दूसरे ने कोई काम किया हो, और आप लोग करो क्या कि उसके उस काम, वर्ड, आइडिया या फिर डेटा को चुरा लो, ठीक है, और यहाँ पे अपना बता के प्रेजेंट करो कि ये मेरा है, ये मेरा आइडिया, ये मैंने सोचा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेजियरिज्म। अब देखो इसको ना बहुत सिंपली अगर आप लोग समझो, तो जैसे मान लो यहाँ पे हमारी जैसे आपने अगर आपने जो है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी पढ़ लिया हो, तो वहां पे देखिए हमारा पहला चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज। तो वहां पे देखिए हेल्थ की एक डेफिनेशन है, क्या है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज। अब यहाँ पे देखो, ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है, ये दी है WHO ने, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं क्या करूं, ठीक है, कि इस डेफिनेशन को एज इट इज आपके सामने लिख दूं और बोलूं कि ये देखिए ये डेफिनेशन है जो कि मैंने जनरेट करी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यही हो गया हमारा एक टाइप का प्लेजियरिज्म। मतलब ये दी डिफिनेशन किसने है, WHO ने, लेकिन मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे WHO का कोई नाम ही ना मेंशन करूं, और यहाँ पे मैं आप लोगों से बोलूं कि ये देखिए ये डेफिनेशन है, मैंने अपने दिमाग से जनरेट करी है। अब जैसे इसको देखो, इसको अगर आप लोग बहुत रियल लाइफ एग्जांपल समझो, तो आप लोग को पता है 7th सेमेस्टर में आप लोग को रिपोर्ट राइटिंग का प्रोजेक्ट मिला होगा। अब वहां पे देखिए रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअल में जो करने का सही तरीका होता है वो क्या होता है कि आप लोग प्रॉपर जो है रियल वर्क फील्ड में जाके, ठीक है, उस रिपोर्ट को तैयार करो। मतलब आप लोग हॉस्पिटल्स में जाओ, पेशेंट का डाटा कलेक्ट करो, ठीक है, एक्चुअल में पेशेंट से बात करो, उनकी प्रॉब्लम को समझो। जैसे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके बेसिस पे जैसे मान लो आप लोग को किसी पार्टिकुलर जो है ड्रग के बारे में रिपोर्ट तैयार करनी है, किसी पार्टिकुलर डिजीज के बारे में तैयार करनी है, तो उसका एक्चुअल में जो तरीका होता है वो क्या होता है कि आप लोग असल में जो पेशेंट उस बीमारी से सफर कर रहे हैं उनसे जाके मिलो, उनसे बात करो, उनकी प्रॉब्लम को समझो, फिर रिपोर्ट तैयार करो। क्या आप लोगों ने किया ऐसा?
कितने लोगों ने किया होगा? आप लोगों ने ज़्यादातर क्या किया होगा? आप लोगों ने जो है गूगल से डाटा लिया होगा, आप लोगों ने जो है एआई से डाटा लिया होगा, है ना? और आप लोगों ने जो है अपने दोस्तों में इधर-उधर से डाटा लिया होगा। बेसिकली ज़्यादातर लोगों ने तो एक-दूसरे का काम ही कॉपी कर लिया होगा, है ना? या फिर किसी और से बनवाया होगा। किसी ने भी मतलब शायद 1% लोग होंगे जिन्होंने खुद से जाके रिसर्च परफ़ॉर्म करी होगी। तो देखिए वो सारी चीज़ें क्या हो वो सारी चीज़ें हमारी प्लेजियरिज़्म के अंदर आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोग को चोर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखो ये होता है मतलब इसको साहित्यिक चोरी बोलते हैं जो कि देखो थोड़ा बहुत ज़्यादातर लोग कर ही लेते हैं, ठीक है? जैसे आप ये समझो कि आप लोग अगर कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है? और अगर वो डाटा किसी और ने दिया है या फिर वो किसी और का दिया हुआ है या फिर किसी और वेबसाइट से आपने लिया हुआ है, तो वो एक टाइप का प्लेजियरिज़्म ही हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो एकेडमिक और रिसर्च एथिक्स होते हैं, एथिक्स मतलब कि क्या चीजें सही होनी चाहिए, रिसर्च के जो एथिक्स होते हैं उसमें ये बहुत ही सीरियस वायलेशन जो है कंसिडर किया जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि आपने उल्लंघन किया है रिसर्च के नियमों का, अगर आप लोग जो है प्लेजरिज्म कर रहे हो। अभी हम लोग इसको और देखेंगे तब आप लोग और समझोगे। बाकी आप लोग सिंपली समझो, इन सिंपल वर्ड इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ अदर्स वर्क, मतलब किसी दूसरे का जो है काम आप लोग यहाँ पे अपना बता के प्रेजेंट कर दो, है ना? और या फिर देखो जैसे अब देखो यहाँ पे ये नहीं कि आप किसी दूसरे का काम ले नहीं सकते हो, लेकिन आप दूसरे का काम अगर ले रहे हो तो प्रॉपर यहाँ पे साइटेशन आप लोगों को करना है। जैसे यहाँ पे ये थोड़ी है कि अब डब्ल्यूएचओ ने कोई डेफिनेशन दी तो इसको कोई लिख ही नहीं सकता, जैसे मैंने लिखा तो है ही है, लेकिन आप लोग देखोगे तो वहां पे मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, ठीक है? मतलब वहां पे देखो अगर आप लोग किसी का काम ले रहे हो, ठीक है, किसी की डेफिनेशन यूज कर रहे हो, किसी का आइडिया ले रहे हो, तो वहां पे उसका नाम मेंशन करो, उसको रेफरेंस दो, तो ये हो जाता है। तो ये प्लेजरिज्म को अवॉइड करने का तरीका होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी दूसरे की डेफिनेशन ले ली और उसको अपनी बता के प्रेजेंट करी तो वो हो जाता है प्लेजरिज्म, ठीक है? और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो वही बात है कि प्रेजेंटिंग इट एज ओरिजिनल वर्क, मतलब यहाँ पे दूसरे का काम लो और बोलो कि ये मैंने किया है, मैंने डिस्कवर किया है, मेरी खोज है, तो ये हो जाता है प्लेजरिज्म। अब अगर हम लोग यहाँ पे कॉजेज ऑफ प्लेजरिज्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉजेज की बात करें तो यहाँ पे लैक ऑफ, जैसे अब मान लो जैसे कुछ लोगों को पता ही ना हो कि रिसर्च के एथिक्स क्या होते हैं, जैसे कुछ लोगों को पता ही ना हो कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोग दूसरे का काम चोरी करें, या फिर हम लोग यहाँ पे कोई रिसर्च हमें मिली है तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में रिसर्च ना करके बस डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है तो वहां पे भी प्लेजरिज्म हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मान लो किसी को नॉलेज तो है लेकिन अब उसको एक्चुअल में पता ही नहीं कि साइटेशन करी कैसे जाती है। जैसे अब मान लो किसी दूसरे का कॉट अगर आप लोग यहाँ पे एज इट इज यूज कर रहे हो तो वहां पे सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि आप लोग उसको यहाँ पे इन्वर्टेड डबल कॉमा में जो है करके और उसके बाद यहाँ पे लिखो, ठीक है, कि किसने दिया है। तो ये एक तरीका होता है। अगर मान लो किसी को तरीका ही नहीं पता तो वहां पे भी प्लेजरिज्म हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर देखो टाइम प्रेशर और डेडलाइन। अब जैसे मान लो आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग दी गई, ठीक है, तब आप लोगों को बोला गया कि 1 हफ्ते में ही तैयार करके दो। अब 1 हफ्ते में कौन सी रिसर्च आप लोग कर ही लोगे? तो वहां पे क्या है कि वहां पे एक टाइम और प्रेशर इतना आप लोग के ऊपर आ गया कि आप लोगों को थोड़ा बहुत करना ही पड़ा, है ना? आप लोग को किसी दोस्त से लेना पड़ा, किसी बड़े से बनवाना पड़ा, या फिर कहीं गूगल से सर्च करना पड़ा। तो वहां पे अगर टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वहां पे भी प्लेजरिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मान लो किसी को भरोसा नहीं है कि मैं खुद से तो कुछ नहीं लिख सकता हूँ, मैं खुद से कुछ अच्छा नहीं लिख सकता हूँ, तो वहां पे भी वो क्या करेगा, वो दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करेगा। अब आज के दिन में आप लोग को पता है कि ऑनलाइन कंटेंट का एक्सेस कितना इजी हो चुका है ना? हम लोग यहाँ पे तुरंत गूगल पे कुछ भी डालेंगे तो उसमें बहुत सारे हमारे पास आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो वहां पे कॉपी पेस्ट कल्चर भी आज के दिन में बहुत ज्यादा कॉमन है ही है, आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे गुड ग्रेड्स के लिए कुछ जो एकेडमिक प्रेशर होता है कि हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हम लोग यहाँ पे अपने मन से कुछ लिख दें, पता चले वो किसी को ना पसंद आए, इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा ये है कि जो ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ है, जो कि ऑलरेडी एक प्रॉपर फॉर्मेट में है, उसी को कॉपी कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी प्लेजरिज्म के कॉजेज में आ जाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म की बात करें तो हमारे मेनली जो है 6 टाइप के प्लेजरिज्म हमें देखने को मिलते हैं, और इन सभी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है डायरेक्ट प्लेजरिज्म। अब देखो ये जो डायरेक्ट प्लेजरिज्म है ना, ये हमारा सबसे जो है सीरियस जो है कह सकते हो हमारा टाइप का प्लेजरिज्म होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे जो है वर्ड टू वर्ड, मतलब एक भी लाइन नहीं जो है चेंज करते हैं, वर्ड टू वर्ड किसी का कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, अब मान लो ये जो डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है, अगर ये कोई वर्ड टू वर्ड एकदम कॉपी पेस्ट कर दे, ठीक है, और उसके बाद बोले ये मेरी डेफिनेशन है, तो ये हो जाता है हमारा डायरेक्ट प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी कॉपीड कंटेंट है उसको ओरिजिनल वर्क की तरह यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, और ये हमारा मोस्ट सीरियस और अनएथिकल फॉर्म होता है प्लेजरिज्म का, कि आपने कुछ भी नहीं चेंज किया, मतलब एकदम छाप दिया, डिट्टो छाप दिया, है ना? यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है ओरिजिनल टेक्स्ट में। और ये क्लियरली शो करता है कि कॉपी जो है इंटेंशनल है, मतलब जानबूझ के किसी दूसरे की कॉपी करी गई है, और यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नहीं दिया गया, उसको कोई भी जो है कह सकते हो
नाम उसका जिक्र कहीं भी नहीं मेंशन है ना। कॉपिंग अ पैराग्राफ फ्रॉम अ फार्माकोलॉजी बुक डायरेक्टली इनटू एन असाइनमेंट विदाउट रेफरेंसिंग, तो ये हो जाता है हमारा डायरेक्ट प्लेजरिज्म। अब सेल्फ प्लेजरिज्म की बात करें तो देखिए सेल्फ प्लेजरिज्म का मतलब होता है कि आप मान लो पहले आपने जो है कोई प्रोजेक्ट तैयार किया, ठीक है, अब वो मान लो आपने मेहनत से तैयार किया, लेकिन अब दोबारा क्या है कि दोबारा यहाँ पे मान लो कुछ और आप लोग को प्रोजेक्ट जमा करना है, आप लोग दोबारा क्या करो, दोबारा आप लोग उसी प्रोजेक्ट को जमा कर दो, तो ये हो जाता है सेल्फ प्लेजरिज्म। मतलब इट अकर्स व्हेन अ पर्सन रीयूजेस देयर ऑन प्रीवियसली सबमिटेड और पब्लिश्ड वर्क विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। मतलब आपने क्या किया, आपने जो पहले से जो है कोई प्रोजेक्ट पे मेहनत करी थी, मान लो पहले आपने मेहनत करी, ठीक है, ठीक है, और पहले आपने जब मेहनत करी उसको जमा भी कर दिया, अब उसी को आपने क्या हुआ कि दोबारा भी आप लोगों को कोई नया कंटेंट मिला, अब दोबारा आपने नया कुछ नहीं मेहनत करी, उसी पुराने वाले को दे दिया और एक्नॉलेज भी नहीं किया, मतलब यहाँ पे टीचर को आपने बताया भी नहीं कि ये आपका पुराना ही वर्क है, तो ये हो जाता है सेल्फ प्लेजरिज्म। जैसे अब आज के दिन में आप लोग को पता है, जैसे मान लो आर्टिकल होती है, बहुत सारी फाइल असाइनमेंट आप लोग को लिखने को मिलता है, तो वहां पे जैसे अब कुछ कुछ लोगों को पता चल चुका है कि जो असाइनमेंट फाइल होती है उसको कोई खोल कर देखता भी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि पहले पेज में सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, दूसरे में अलग सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, लेकिन दोनों में क्या होगा, पहला दूसरा पेज मान लो अलग कर भी दिया और बाकी सब में सब सेम कर दिया। जैसे आपको पता है मेरे मेरे साथ में तो एक बार ऐसा हुआ था कि सेमेस्टर एग्जाम की कॉपी लिखनी थी, तो वहां पे एक बच्चे ने लिटरली 2 सब्जेक्ट में सेम कंटेंट छाप दिया, ठीक है? तो वो एक टाइप का क्या हो गया? वो एक टाइप का हो गया सेल्फ प्लेजरिज्म, है ना? कि आप लोग जो है एक ही काम को जो है बार-बार जो है यूज़ करो, तो ये हो जाता है सेल्फ प्लेजरिज्म। इट मिसलीड्स इवैल्यूएटर्स बाय प्रेजेंटिंग ओल्ड वर्क एज़ न्यू। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पुराना काम है उसी को नया जो है बना के दे दिया जाता है, और यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन होता है एकेडमिक असाइनमेंट और रिसर्च पब्लिकेशंस में। सबमिटिंग द सेम प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है कि कोई एक आपने प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन उसी को आपने 2 अलग-अलग सब्जेक्ट में जमा कर दिया, क्योंकि आप लोग को पता है कि इसको कोई खोल के नहीं देखता है। तो ये हो जाता है सेल्फ प्लेजरिज्म। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पे मोजैक प्लेजरिज्म। अब देखो मोजैक प्लेजरिज्म क्या होता है कि यहाँ पे जो डाटा है, ठीक है, वो यहाँ पे एक नहीं बल्कि अलग-अलग, जैसे मान लो किसी एक टॉपिक पे आप लोग को जो है कोई रिपोर्ट तैयार करनी है। अब आप लोग करो क्या कि उस टॉपिक के लिए, ठीक है, डाटा आप लोग जो है अलग-अलग जगह से कंबाइन कर लो। मतलब एक जगह से आपने कुछ ले लिया, एक जगह से आपने थोड़ा ले लिया, और उसके बाद उन सभी को कंबाइन करके, मतलब आपने एक वेबसाइट नहीं बल्कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से डाटा को कंबाइन किया, तो ये हमारा हो जाता है हमारा जो है मोजैक प्लेजरिज्म। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग समझो, मान लो आप लोग को हेल्थ के ऊपर कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है, अब आपने किया क्या, एक आपने डेफिनेशन, एक आपने लाइन लिख दी, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। अब ये मान लो ये थोड़ा सा आपने कहां से ले लिया, डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन से। एक आपने लिख लिया गुड हेल्थ लीड्स टू गुड लाइफ, अब ये आपने किसी दूसरी वेबसाइट से ले लिया। एक आपने ले लिया अ बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, अब ये आपने किसी तीसरी जगह से ले लिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लिया जो है अलग अलग जगह से, ठीक है, और उन सभी को कंबाइन एक जगह कर दिया, तो ये हो जाता है मोजैक प्लेजरिज्म, है ना। द कंटेंट मे बी स्लाइटली मॉडिफाइड बट द ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड मीनिंग रिमेन द सेम। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग जैसे आप लोगों ने किसी दूसरी जगह से डाटा लिया तो, और उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर दिया, मतलब एकदम एज इट इज पेस्ट भी नहीं किया, मतलब आपने तीनों सेंटेंस 3 अलग अलग जगह से लिए और तीनों अलग अलग जगह से लिया भी है, ठीक है, और उसको थोड़ा बहुत चेंज भी किया है, लेकिन फिर भी आपने लिया तो है ही है, ठीक है, मतलब एक ओवरऑल मीनिंग कहीं से निकल ही रही है जो कि हमारा ओरिजिनल डाटा को रेफर कर रही है, तो ये हो जाता है मोजैक प्लेजियरिज्म। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझो, ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट समटाइम बट स्टिल अनएथिकल। अब एक चीज समझो, जैसे मोजैक प्लेजियरिज्म को हम लोग देखें तो इसको वैसे उतना भी अनएथिकल नहीं मानना चाहिए। जैसे भाई एक्चुअल में आप लोग रिपोर्ट तैयार करोगे तो आप लोग क्या करोगे, डाटा कहीं से तो कलेक्ट करोगे ही, है ना। अब यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका भी होता है कि आप लोग यहाँ पे अलग अलग जगह से डाटा कलेक्ट करो। तो वैसे तो इसको देखो, अगर आपने ऐसा किया है, ठीक है, तो पहली बात तो इसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता जल्दी, क्योंकि आपने अलग अलग जगह से लिया, उसको अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई भी कर दिया। अब इतना कोई कौन सा डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन फिर भी हाँ, इसको भी प्लेजियरिज्म माना जाता है और स्टिल अनएथिकल माना जाता है। टेकिंग लाइन्स फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट एंड जॉइनिंग देम इनटू वन पैराग्राफ विदाउट रेफरेंसेस, ठीक है, तो ये हमारा होता है मोजैक प्लेजियरिज्म। फिर नेक्स्ट हमारा होता है पैराफ्रेजिंग प्लेजियरिज्म। अब देखो पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि आपने, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन के आइडिया को लिया तो, लेकिन उसको किया क्या, उसके उसके आइडिया को आपने ट्रांसलेट कर दिया अपनी लैंग्वेज में। मतलब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, अ पर्सन रीराइट समवन एल्स आइडिया इन अ डिफरेंट वर्ड बट डजंट गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल सोर्स। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझो, हेल्थ की डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन क्या दी है, a state of physical mental and social well-being and not merely the absence of disease। अब आप लोग करो क्या, इसी डेफिनेशन को उठा के थोड़ा सा चेंज करके अपनी लैंग्वेज में लिख दो। हेल्थ इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेल
इट्स नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज। अब देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ये दोनों एकदम तो सेम नहीं मैच नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी देखो तो मीनिंग तो दोनों का बिल्कुल सेम निकल के आ रहा है। जैसे यहाँ पे वर्ड्स जो यूज किए गए हैं और जो मीनिंग ओवरऑल निकल के आ रहा है वो यही है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड्स तो चेंज कर दिए लेकिन मीनिंग सेम ही है। अब यहाँ पे मान लो कोई अगर ऐसा भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि एक्चुअल में ये उसने मॉडिफाई भी कहाँ से किया है, तो ये भी एक टाइप का प्लेजरिज्म है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराफ्रेजिंग, ठीक है। कि मतलब उसने क्या हुआ, उसने अपने वर्ड में उसको ट्रांसलेट कर दिया, फिर भी जो है आइडिया तो किसी और का ही है ना, तो ये भी हमारा एक टाइप का प्लेजरिज्म हो जाता है। रीराइटिंग अ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन इन योर ओन वर्ड्स बट नॉट साइटिंग द सोर्स। साइट मतलब कि यहाँ पे कह सकते हो क्रेडिट देना है ना, साइट करना। एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म की बात करो तो देखो एक्सीडेंटल का मतलब होता है कि आपने जानबूझ के नहीं किया, आपसे गलती से हो गया, मतलब ये अनइंटेंशनल हो जाता है। अब अनइंटेंशनल क्यों हो सकता है, देखो या तो आपने क्या हुआ कि आप लोग यहाँ पे आपने किसी डाटा को उठाया कहीं से, अब आप लोग सोच रहे थे कि आप लोग यहाँ पे उसको प्रॉपर रेफरेंस दोगे लेकिन आप लोग भूल गए, है ना, आप लोग फॉरगेटिंग द साइट सोर्सेज। उसके बाद देखिए इनकरेक्ट रेफरेंसिंग और पुअर नोट टेकिंग। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो आपने जो है कहीं से जो है रेफरेंस ले लिया, ठीक है, लेकिन आपने जो रेफरेंस डाला, ठीक है, तो वहां पे आपने कुछ गलती कर दी, आपने कुछ वर्ड्स गलत कर दिए, या फिर आपने पता चले जो है मान लो आपने जो है एक एक लाइन मान लो किसी पर्टिकुलर एक्स वेबसाइट से ली, एक लाइन वाई से ले ली। अब आपने क्या हुआ, आप लोग बहुत ज्यादा बिजी थे, कंफ्यूज थे, आपने क्या हुआ एक्स वाले पे वाई वाले को सोर्स कर दिया और वाई वाले पे एक्स वाले को सोर्स कर दिया। तो ये भी एक टाइप का एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म हो जाता है। और यहाँ पे देखिए इवन दो अनइंटेंशनल इट इज स्टिल कंसिडर्ड प्लेजरिज्म। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, मिसिंग साइटेशन फॉर अ सोर्स यूज्ड इन असाइनमेंट बाय मिस्टेक, तो ये भी हमारा एक टाइप का प्लेजरिज्म हो जाता है, भले गलती है पर गलती तो है। और उसके बाद देखो सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। सोर्स बेस्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो सोर्स या फिर रेफरेंस मेंशन तो करता है लेकिन वो रेफरेंस सही नहीं होते हैं, मतलब या तो वो इनकरेक्ट होते हैं या तो फेक होते हैं या तो मिसलीडिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह सकते हो ऐसे सोर्सेज मेंशन करना जो कि एक्चुअल में यूज ही नहीं किए गए। मान लो आपने आपने डेफिनेशन यूज करी डब्ल्यूएचओ की और वहां पे मेंशन कर दिया आईसीएच को, ठीक है, या फिर आपने जो है रॉन्ग रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे भी वही चीज है कि आपने जो है किसी दूसरी जगह से लिया और किसी दूसरी जगह को मेंशन कर दिया और ओरिजिनल सोर्स को आपने हाइड कर दिया, ठीक है। तो एडिंग रेफरेंसेज इन अ प्रोजेक्ट दैट वर नेवर कंसल्टेड, मतलब सिंपल सी बात है, आपने किसी प्रोजेक्ट में ऐसा रेफरेंस डाल दिया जो कि आपने कभी यूज ही नहीं किया, आपने कभी डिस्कस ही नहीं किया, आपने कभी देखा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है भाई, प्लेजरिज्म मतलब क्या है कि आप लोग यहाँ पे किसी दूसरे के डाटा को अपने डाटा में प्रेजेंट कर रहे हो। अब वो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो, थोड़ा चेंज करके कर सकते हो, दो तीन अलग अलग वेबसाइट से कर सकते हो, गलती से कर सकते हो, तो वो सारी चीजें हमारे टाइप में आ जाती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे मेथड्स की बात करें कि कैसे हम लोग यहाँ पे इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो देखिए अवॉइड करने के लिए सबसे सिंपल सी बात है, सबसे पहला हमारा होता है प्रॉपर साइटेशन, कि जो भी डाटा अगर आप लोग कहीं से भी ले रहे हो तो प्रॉपर उसका रेफरेंस मेंशन करो, है ना, प्रॉपर जो है मेंशन करो कि डाटा किसका है, किसने दिया है, कब दिया है। अब यहाँ पे देखो जैसे इसकी कुछ स्टाइल होती है, एक होता है एपीए जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है, और एक होता है एमएलए जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो ये हमारे फॉर्मेट होते हैं, तो इन्हीं फॉर्मेट में आप लोग को साइटिंग करनी होती है। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे किसी थ्योरी को ले रहे हो किसी बुक से, तो आप लोग प्रॉपर मेंशन करो कि किस ऑथर ने दी है, ठीक है, कौन सी ईयर में दी, या फिर वो एडिशन कौन सा है बुक का, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे मेंशन करो। यूज ऑफ कोटेशन मार्क, तो देखिए कोटेशन मार्क का सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी, मान लो जैसे डब्ल्यूएचओ ने जो डेफिनेशन दी थी हेल्थ की, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे वो यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमें प्रॉपर कोटेशन मार्क के अंडर में उसको जो है देना है, ठीक है। उसके बाद मेंशन करना है कि किसने दी है, अकॉर्डिंग टू विच जो है कह सकते हो ऑथर ने दी है, या फिर किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, कब दी है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे मेंशन करो। उसके बाद देखो करेक्ट पैराफ्रेजिंग। करेक्ट पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो अगर मान लो बाय द वे आपने किसी डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई भी किया है, मान लो जैसे ये डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन को आपने मॉडिफाई ऐसे कर लिया है, तो तब भी यहाँ पे आप लोगों ने भले इसको मॉडिफाई कर लिया लेकिन तब भी आप लोग यहाँ पे मेंशन करो कि हाँ यहाँ पे तब भी जो है ये मैंने यूज किया है डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन से, ठीक है। Even after paraphrasing, give credit to the original source. Explaining a drug mechanism in your own words, but adding reference. ठीक है, जैसे किसी ड्रग का मैकेनिज्म भले आप लोग अपने शब्दों में इस्तेमाल कर दो बट फिर भी रेफरेंस दो। उसके बाद देखिए रेफरेंसिंग। अब रेफरेंसिंग का मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे आपने कोई रिपोर्ट तैयार करी, तो उसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि रिपोर्ट जब आप लोग तैयार करो, अभी हम लोग देखेंगे भी, ठीक है, लास्ट यूनिट में, तो वहां पे एट लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आप लोग प्रॉपर जो है सारा मेंशन करो कि जैसे एक लास्ट पेज होता है वहां पे सारी जो है रेफरेंस मेंशन किए जाते हैं कि कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या चीजें ली हैं। और यहाँ पे ये क्या करता है, ये हमारे रीडर को वेरीफाई करता है, हेल्प करता है वेरीफाई करने में कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सही है कि नहीं है। तो जैसे एग्जांपल के लिए जो भी टेक्स्ट बुक है, जनरल नेम है, वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दो। अब उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यूज ऑफ प्लेजरिज्म चेकर। अब जैसे मान लो
आपने जो है कोई रिपोर्ट तैयार करी, अब आप लोग को मान लो पता नहीं है कि जो आपने लिखा है वो हो सकता है किसी ने दिया हो या फिर किसी और सोर्स से हो, किसी वेबसाइट से हो, और मान लो आप लोग को नहीं पता है, तो एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म से बचने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे कुछ टूल्स आते हैं जैसे कि ग्रामरली आपने नाम सुना होगा, एक हमारा आता है टूर्निटिन, ठीक है। तो इन सब का यूज करके आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से आप लोग की चीजें मैच हो रही है, कहाँ कहाँ से सिमिलैरिटी दिख रही है, और यहाँ पे अगर कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो उसको आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे जो है सोर्स को मेंशन कर सकते हो। एंड फाइनली क्या होता है, गुड नोट टेकिंग प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि गुड नोट टेकिंग का मतलब होता है कि अगर आप लोग कहीं से आइडिया ले भी रहे हो, ठीक है, तो उस आइडिया को यहाँ पे कह सकते हो अपने आइडिया को दूसरे आइडिया से कैसे आप लोग यहाँ पे डिफरेंस करोगे, है ना, कैसे खुद से आप लोग कुछ सोच के जो है बनाओगे, कैसे यहाँ पे आप एक अच्छी नोट बना सकते हो, एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करो, एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म को प्रिवेंट करो, है ना। और यहाँ पे देखिए वही चीज है कि राइटिंग सोर्स नेम अलोंगसाइड नॉट नोट टेकन फ्रॉम अ वेबसाइट, और यहाँ पे जो भी हमारे आपने नोट वगैरह लिए हैं उनकी जो है प्रॉपर सोर्स वगैरह मेंशन करो। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाता है प्लेजरिज्म। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, और यहाँ पे देखिए हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर जो सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ग्राफ्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।